हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की पाइथन सीरीज में ये चौथा ट्यूटोरियल है और इसमें हम जानेंगे वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ के बता सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे। वेरिएबल्स आर रिजर्व्ड मेमोरी। कहाँ पर? कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में जो रिजर्व्ड लोकेशंस होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं? वेरिएबल कह देते हैं। और ये क्या करती हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या करते हैं? ये वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। और ये वैल्यूज़ कैसी होती हैं? पर्टिकुलर टाइप की, मतलब किसी एक विशेष प्रकार की। इंटीजर हो सकती हैं, मतलब कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई दशमलव संख्या हो सकती है। तो पर्टिकुलर टाइप का मतलब किसी एक प्रकार की। पाइथन में हम कैसे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा डीपली। तो ये मेमोरी में किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे नेम होते हैं वेरिएबल्स के, उनको हम लेबल्स भी कहते हैं। वेरिएबल नेम्स को लेबल्स भी कहते हैं। और ये लेबल्स क्या करते हैं? मेमोरी में एक लोकेशन को पॉइंट करते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पर EMP नेम जो वेरिएबल है, इसने क्या स्टोर किया हुआ है? एक नाम SHYAM। अब ये क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। नाम क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे, है ना। स्ट्रिंग की डेफिनेशन तो यही है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स स्ट्रिंग। तो हमारा ये लेबल एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और जहाँ पे क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू। सेम यहाँ पे ऐसे ही जो हमारा वेरिएबल एज है, यह भी किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स मेमोरी में एज ए लेबल्स वर्क करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के लोकेशन को पॉइंट करते हैं। समझ आ गया? आप फिर से रिवाइंड करके एक बार सुन सकते हैं। देखिए अगला दोस्तों है डायनेमिक टाइपिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसमें होता क्या है पाइथन में कि अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को अगर हम आगे जाके कहीं भी चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज इसका हम क्या कर देते हैं? रीअसाइनमेंट, ठीक है। पहले इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, अभी यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, हमने फिर से स्टोर करवा दी दोबारा से। तो हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है ये इस तरह के टाइप कास्टिंग खुद से कर लेती है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल में हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते हैं और पाइथन कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की बात करें जैसे C++, जावा वगैरह, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए दोनों काम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको पहले से टाइप किया हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले C++ का जो IDE है उसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास है डेव C++, है ना। इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ क्या है, इसको अभी हम थोड़ा फोकस नहीं करेंगे। हम केवल ये समझेंगे कि ये जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे ये देखो सेम वेरिएबल है, VAR नाम है इसका। यहाँ पे वैल्यू हमारी कैसी है? नंबर टाइप की, इंटीजर टाइप की। और इसका जो टाइप है वेरिएबल का वो INT है। पहली चीज़ तो ये है कि पाइथन में जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसका टाइप नहीं लिखना होता है। पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के आधार पे उसका टाइप असाइन करवा देता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे जैसे ही रीइनिशियलाइज करते हैं दूसरे टाइप की वैल्यू से, तो वो उसका जो है टाइप चेंज भी हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ नहीं है, C लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं साथ में INT। अब हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू डालना चाहें तो ये एरर जनरेट कर देगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम जैसे ही कंपाइल करेंगे आप देखेंगे एरर आएगी। पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो किसके लिए था? इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए था। फिर हमने इसे यहाँ प्रिंट करवाया हुआ है। इसके बाद हमने फिर से उसी वेरिएबल में इंटीजर ना डाल के एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश की है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए कंपाइल करते हैं, इसको पहले कंपाइल करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे एरर आ गई, कह रहा है कि इनवैलिड कन्वर्जन। वेरिएबल हमारा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए था
और उसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरह की कन्वर्जन यहाँ पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में ये काम हम आसानी से कर सकते हैं कि एक वेरिएबल जो इंटीजर के लिए था उसी में हम स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। चलिए पाइथन में देखते हैं एक बार करके। तो ये हमारा है IDLE सेल पाइथन का। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, चलिए बैर ही बना लेते हैं, बैर इक्वल टू 10। ठीक है, एंटर। ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया। प्रिंट करके देखते हैं बैर को, VAR हो गया, मतलब असाइनमेंट हो चुका है। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर हम कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करें, सपोज हमने कोई स्ट्रिंग डाल दिया HELLO, तो ये जो है पाइथन में कभी भी एरर जनरेट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। पाइथन में हम एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं और ये बड़ी इजीली हो जाता है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो अब क्या लगता है आपको 10 प्रिंट होगा? नहीं, इस बार प्रिंट होगा हेलो, क्योंकि वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। तो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साथ में उसका टाइप डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, वेर के साथ में उसका टाइप, वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर किया हुआ है। इस वजह से यहाँ टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इंटीजर वैल्यू ही इसमें हर बार स्टोर होगी। लेकिन पाइथन में ये बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइप नहीं देते पहली चीज़ तो, और भी रीजन्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब एक ही वेरिएबल में ज़रूरत पड़ने पर हम कोई दूसरे टाइप की वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। कहने का मोटिव यही है। पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक टाइपिंग, इट मीन्स द डेटा ऑफ वन टाइप इज असाइंड टू द वेरिएबल कैन बी लेटर रिप्लेस्ड। बाद में हम उसे चेंज कर सकते हैं इम्प्लिसिटली, मतलब ऑटोमेटिकली, विद द वैल्यू ऑफ अनदर डेटा टाइप, एंड पाइथन मेक्स ए लेबल रेफर टू न्यू वैल्यू विद असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन क्या करेगा, उस नई वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस इन लाइक C एंड C++ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ अभी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट था आपका डायनेमिक टाइपिंग का, उससे पहले क्या था, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स का। तो बहुत इजी है, वेरिएबल्स आपको नाम लिखना है, इक्वल का सिंबल लगाना है और कोई भी वैल्यू देनी है, वो जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरा था डायनेमिक टाइपिंग का, मतलब एक ही वेरिएबल में हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है। तीसरा है मल्टीपल असाइनमेंट्स। इसमें क्या है, इस तरीके से हम एक बार में एक कोई सी वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा XYZ इक्वल लगा दिया बीच में और फिर लगा 23। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 23 है वो एक ही बार में इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। चलिए इसे चला के देखते हैं, है ना। तो X इक्वल्स Y इक्वल्स Z इक्वल्स 23। अब इक्वल यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल हमेशा क्या करता है, इसके जो राइट में वैल्यू होगी उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देता है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये 23 कहाँ जाएगा, Z में, और Z के लेफ्ट में क्या है, Y, तो 23 यहाँ भी पहुँचेगा। अब इसके लेफ्ट में क्या है, X, तो 23 आपका यहाँ भी आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए X को प्रिंट करवाते हैं, क्या मिलेगा, 23। Y को प्रिंट करवाएंगे, क्या मिलेगा, 23। Z को प्रिंट करवाएंगे, क्या मिलेगा, 23। तो ये आपका मल्टीपल असाइनमेंट्स का पहला केस हो गया। इस तरीके से हम मल्टीपल असाइनमेंट्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से भी असाइनमेंट करवा सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाएगी, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी कॉमा लगा है। सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, और थर्ड वाली जो वैल्यू है वो आपके थर्ड वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम असाइनमेंट्स करवा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट हियर विल असाइन द फर्स्ट वैल्यू टू वेरिएबल नंबर, दैट इज 10। ठीक है, num2 will contain 20 and num3 will be initialized with value 30। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कोई वैल्यू देना। ठीक है, पहली बार जब किसी वेरिएबल में हम वैल्यू देते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दोस्तों एक बहुत ही ख़ास बात यहाँ पर रह गई बताने के लिए कि पाइथन में जब भी हम कोई वैल्यू रिप्लेस करते हैं वेरिएबल के अंदर,
तो उसका जो मेमोरी में एड्रेस होता है वेरिएबल का वो चेंज हो जाता है, हर बार चेंज होता है जब भी वैल्यू रिप्लेस होगी। लेकिन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है। लिखा हुआ एक बार पढ़ लें। इन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस memory location address of variable is never changed when we replaces its value। जब भी इसकी वैल्यू चेंज करते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में एड्रेस चेंज नहीं होता है, लेकिन इन पाइथन मेमोरी एड्रेस गेट चेंज्ड विद न्यू एड्रेस एंड द लेवल ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन रिमेन सेम। नाम वही रहेगा, लेवल का मतलब वेरिएबल का नाम वही रहेगा, लेकिन उसका एड्रेस जब भी वैल्यू चेंज होगी हर बार चेंज हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। चलिए करते हैं प्रैक्टिकल। तो पाइथन का जो सेल हमारा है इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है, पहले तो लेबल देखो इसका VAR, वेरिएबल नेम मतलब लेबल। वैल्यू है इसकी 12। अगर इसकी हम एड्रेस को प्रिंट करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा एक फंक्शन IDE, क्या लिखेंगे ID, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम देना होता है। और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो इस तरीके से उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर दें तो क्या ये एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा। चलिए तो हम इसको कर देते हैं रिप्लेस वेर इक्वल टू 22, वैल्यू चेंज कर दी और अब मैं इसे असाइन करवा दिया। फिर से हम इस एड्रेस को प्रिंट करते हैं ID। तो उससे पहले ये देख लें कि वैल्यू असाइन हुई भी या नहीं हुई, तो हम वेर को प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखो आप 22, इसका मतलब वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है, पहले 12 थी, 22 हो गई। अब इसका एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं ID VAR ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में जाके 99 के बाद यहाँ भी ये सेम आ गएगा। 99 के बाद देखेंगे 5408 और यहाँ पे है 5728, एड्रेस चेंज हो गया। चलिए हो सकता है गलती से हो गया, एक बार और करके देख लेते हैं। वेर इक्वल टू, इस बार कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं इसमें हमने अपना नाम डाल दिया PRAVAL। ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया। देखते हैं वैल्यू रिप्लेस हुई कि नहीं हुई। चेंज हो गई वैल्यू, पहले नंबर था 22, अभी मेरा नाम आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेंगे ID और क्या लिखना है यहाँ पे VAR। ठीक है, एंटर। तो ये देखिए आप यहाँ पर फिर से एड्रेस इसका चेंज हो गया। तो जैसे ही आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे इसका लोकेशन एड्रेस भी मेमोरी में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है वेर, ये हर बार एक नई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो हमारी पुरानी वाली लोकेशन थी वहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं कर पाई इसने। जो नई वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर होगी, नई लोकेशन पे स्टोर होगी। तो पाइथन में ये खास बात है। चलिए वापस आ जाते हैं थ्योरी पे। यही यहाँ पे समझाया गया था, सिंपल इनपुट आउटपुट। देखिए इनपुट आउटपुट की अगर बात करें तो हम पिछले ट्यूटोरियल में इनपुट फंक्शन को चला के देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ छूट गया था, वो क्लियर करना है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है std नेम जो एक इनपुट लेगा, और किस तरीके से लेगा इसे हम चला के देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है ना, और इसको हम अपने IDE पे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा समय बच जाएगा, और ये कर देंगे पेस्ट। std नेम क्या यूज़ किया हमने, इनपुट फंक्शन, और हमको पता है ये सिंबल यहाँ काम नहीं करेंगे तो हमें इन्हें हटा के फिर से एक बार लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अब एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये देखो प्लीज़ टाइप योर नेम हियर। तो हमने यहाँ क्या लिखा PRAVAL और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब हम लिखेंगे अगर यहाँ पे std_name, तो आप देखेंगे ये हमारा जो वैल्यू था जो हमने यहाँ से दिया था वो स्टोर हो चुका था इसके अंदर, वो प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है,
इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। समझ आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर हम कोई नंबर लेंगे और उस नंबर के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहें, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। देखिए, हमने एक वेरिएबल बना लिया नम। अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू इनपुट लेंगे, कोई भी नंबर। यहाँ लिख दिया हमने एंटर एनी नंबर, और इसे हमने कर दिया इस तरीके से क्लोज। कुछ गड़बड़ हो गई है, देखते हैं क्या हुआ है। इनपुट लिया है हमने, इनपुट एनी नंबर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, इनपुट एनी नंबर। एंटर प्रेस करें तो ये आपसे कहेगा नंबर मांगेगा, हमने इसमें दे दिया 12 दे दिया, ठीक है। अब ये जो 12 नम के अंदर जाके स्टोर होगा, क्योंकि ना ये वैल्यू कहाँ जा रही है, नम के अंदर जा रही है। तो जब ये यहाँ पर जाकर स्टोर होगी तो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगी, एज ए करेक्टर, ना कि नंबर। देखते हैं, चलिए एंटर दबाओ। अब हम अगर इसका किसी से जोड़ घटाना करना चाहें, जैसे हमने एक नया वेरिएबल बना लिया num3 इक्वल टू 20। अब अगर हम नम और num3 को जोड़ें, नम प्लस num3, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को अगर प्लस करेंगे तो इस तरीके से एरर आती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या इनपुट लेगा, डाला तो हमने नंबर था, लेकिन इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है? तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें आपकी जो कंसोल है, जो आउटपुट विंडो है, वहाँ से इनपुट लेनी है वैल्यू, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो आपका दो फंक्शन कंटेन करता है, लिखा हुआ देखो। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज दैट इनपुट फंक्शन प्रोवाइड्स टू फंक्शंस, इंट एंड फ्लोट। तो इसके पास में दो फंक्शंस हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप कास्टिंग कैसे होती है। तो जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू लेंगे इनपुट के माध्यम से, तो हम क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू, जो हमारा पहले का स्टेटमेंट था इनपुट, और यहाँ पे इंटर एनी नंबर, ठीक है। और ये सिंबल हम लगा देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा। देखो आप यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल सा आएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए लगा देते हैं। और इसका यहाँ कोई मायने नहीं है, ठीक। इंटर एनी नंबर, तो सेम स्टेटमेंट हमने लिख दिया जो ऊपर था। अब करना क्या है, हम इस पूरे स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ऐसे इधर ब्रैकेट लगाया और ऐसे इधर ब्रैकेट लगाया, और इसको टाइप कास्ट कर देना है। मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए INT इसके जस्ट पहले लिख देना है। समझ आ रहा है? क्या करना है, INT लिख देना है, और इस पूरी स्टेटमेंट को, मतलब इतने पार्ट को हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। और क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो अब ये जब नंबर जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा, नंबर फॉर्मेट में जाएगा, आएगा स्ट्रिंग में, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग देता है, लेकिन INT आगे लगा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से इंटीजर में। ये देखो आप, एक्सेप्ट हो गया। अब जब हम num3 को ऐड करेंगे नम से, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको स्टोर करवा लो किसी और वेरिएबल में, हम इसमें लिख लेते हैं RESU, या फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे सम, इसमें स्टोर करवा दे रहे इसकी एडिशन को। मतलब जो भी इनका जोड़ आएगा, टोटल आएगा, उस टोटल को हम सम के अंदर स्टोर करवा लेंगे। प्रिंट करवा के भी तो देखना है ना क्या आउटपुट आ रहा है। तो एंटर करते हैं, तो आप देखो ईजिली प्लस हो गया। तो इससे पता चलता है कि इनपुट फंक्शन जो है हमें स्ट्रिंग देता है, और उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में। तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेना है अगर इनपुट नंबर ले रहे हैं तो। सम को प्रिंट करवा के देखते हैं, SUM एंटर, आप देखेंगे ये आपका क्या आ गया, 40, नम की वैल्यू 20
num3 की वैल्यू 20, टोटल कितना हो गया 40, यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइप कास्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नंबर के साथ में। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करें, सुन लो आप एक बार फिर। जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न में देगा। मतलब अगर हम कोई नंबर भी स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में, वो नंबर भी कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। मतलब इसके साथ अब हम जोड़ घटाना जैसी कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत होती है इस स्ट्रिंग को फिर से इंटीजर में कन्वर्ट करने की। तो हम क्या करते हैं, इनपुट से जस्ट पहले लिख देते हैं int। ऐसा करने से क्या होगा, जो नंबर इनपुट देंगे वो आएगा स्ट्रिंग में, लेकिन इसकी वजह से वापस इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसके साथ जोड़ घटाना जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ये हमारा हो गया इनपुट फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी प्रिंट स्टेटमेंट में कोई अलग अलग शब्द, या हम स्ट्रिंग बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग्स को अगर हम कॉमा लगा के देते हैं तो पाइथन में क्या आउटपुट देगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन शब्दों के बीच में स्पेस ऐड कर देगा। देखिए चला के देखते हैं ऐसे हम। यहाँ पे लिखते हैं PRINT, ब्रैकेट लगाते हैं, पहला स्ट्रिंग देते हैं माई, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा रहे हैं NAME, दूसरा स्ट्रिंग, फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद तीसरा स्ट्रिंग IS, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, माई नेम इज, अगला स्ट्रिंग, और इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से प्रिंट हुआ, यहाँ पे स्पेस जो था वो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स विद इन ए सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, स्पेस बिटवीन स्ट्रिंग्स इज एडिड बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड हो जाता है बिकॉज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप आर्गूमेंट इज स्पेस। ये एक स्पेस आर्गूमेंट होता है जिसे हमें लिखना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अगर हम चाहें तो इसको यूज़ करके इनके बीच में क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए या कोई और सिंबल आना चाहिए, उसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ से कर ले रहे कॉपी, थोड़ा सा टाइम बचेगा, और यहाँ पे कर देते हैं हम इसे पेस्ट। कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो आप कीबोर्ड से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, यहाँ लिखेंगे SEP। ठीक है, ये देखो आप, ये है ना SEP, इक्वल का सिंबल लगाना है। कोटेशन में जो भी सिंबल आप प्रिंट करवाना चाहो इन स्ट्रिंग्स के बीच में वो आप दे सकते हो। अब जैसे यहाँ पे डॉलर का सिंबल प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे जो कोटेशन मार्क है इसमें हम डॉलर का सिंबल टाइप कर देंगे, कोटेशन को क्लोज करेंगे और बाहर निकलेंगे ब्रैकेट के और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में डॉलर का सिंबल ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हम कोई भी दूसरा सिंबल स्ट्रिंग्स के बीच में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दें इसे और इस सिंबल को चेंज कर दें तो आप देखेंगे सेपरेटर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 डॉट ले लिए। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे, एक मिनट, कंट्रोल जेड, ये बाहर निकलते हैं, एंटर, तो आप ये देखेंगे, ओह सॉरी, ये यहाँ पे ब्लैंक हो गया, डॉट हट गए। चलिए एक बार फिर से पेंट कर ऐसे हम पेस्ट करते हैं और इस एट द रेट जो है आपका, इसकी जगह पे डॉट 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 ले लेते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड बटन प्रेस कर दी कीबोर्ड पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये DLL ऐड हो गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे कंट्रोल जेड करके हटा देंगे, कंट्रोल जेड, अंडू कर दिया, डॉट डॉट डॉट,
और हम क्या करें, हम माउस से क्लिक कर देते हैं बाहर कहीं और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एज सेपरेटर 3 डॉट प्रत्येक स्ट्रिंग के बीच में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के बीच में सेपरेटर ऐड कर सकते हैं मैनुअली अपनी तरफ से। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस होता है, जो इसके सेपरेटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे विचार से इस प्रैक्टिकल को हम अगले वीडियो में करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बेसिक है। अगर आप आगे प्रोग्राम्स को रीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोग्राम कैसे पढ़े जाते हैं, उनका हम आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, वीडियो को एंड करते हैं इसको, और अगले वीडियो में ये हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क है, इसको हम करके देखेंगे। इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे और उनमें से पता करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसे प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।